अच्छा, आज हम ज्योग्राफी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। प्रोजेक्ट टाइगर का नाम सुना होगा आपने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अ पॉइनियर इनिशिएटिव फॉर कंजर्विंग द टाइगर बाय लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। इंडिया में जैसा आपको पता है कि टाइगर्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 1973 में, जिसका नाम ही था प्रोजेक्ट टाइगर। और इसमें इसका एम क्या था कि जो टाइगर है उसको प्रिजर्व करना, उनको बचाना, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी ऐसी वैरायटीज़ पाई जाती है जो प्रीशियस है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उनकी काफ़ी जो है एंडेजर्ड वो माने जाते हैं कि उनकी काफ़ी उनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन काफ़ी कम हो रही है। तो इसलिए जो है इंडिया एस्टैब्लिश्ड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑन 1 अप्रैल 1973। तो पहली पार्क इंडिया के अंदर नेशनल पार्क बनाई गई जिसका नाम है जिम कॉर्बेट पार्क, जो पहला टाइगर रिजर्व पार्क है जहां पे टाइगर्स को रिजर्व किया गया। जिस तरह हमारे यहाँ दाशीगाम में आप देखते हैं, तो दाशीगाम जो हमारी नेशनल पार्क है वो बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा जो पाए जाते हैं, जो वहाँ पे जानवर पाया जाता है वो है हांगुल। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए वो पार्क बनाई गई थी। इसी तरह से टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर में इस पार्क को बनाया गया। फ्रॉम 9 टाइगर रिजर्वर सिंस इट्स फॉर्मेटिव ईयर द प्रोजेक्ट स्प्रेडिंग इन 18 टाइगर रेंज स्टेट्स इन इंडिया। तो आप देखते हैं हम कि 9 टाइगर रिजर्वर से लेकर आज तक हमारे पास 18 टाइगर रेंज स्टेट्स है इंडिया के अंदर, जहां पर टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया गया है। तो इसके बाद हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज है, ये एमसीक्यूज आते हैं, कभी जनरल नॉलेज में भी पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट के हवाले से। जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे 22 फेब को होता है, इसी तरह इंटरनेशनल पोलर बियर डे 27 फेब को होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स 14 मार्च को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च, वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे 22 मार्च, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड डे 2nd सैटरडे इन मे, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2 मई, 22 मई। इसी तरह वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये आपको याद रखनी चाहिए। तो आगे हमारा दूसरा प्रोजेक्ट आता है प्रोजेक्ट हांगुल। जिस तरह से टाइगर प्रोजेक्ट हमने बनाया था, इसी तरह से एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया जिसको प्रोजेक्ट हांगुल बोलते हैं। In the critical endangered Hangul, also known as Kashmiri stage, is on the verge of extinction largely because of human incursion and domestic livestock grazing. जो कश्मीर का हांगुल है, जिसको कश्मीर स्टेज भी बोलते हैं, तो ये भी एक ऐसा जानवर है जिसकी का पॉपुलेशन दिन ब दिन काफ़ी कम हो रही है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसको प्रोजेक्ट हांगुल के नाम से ही जाना जाता है। तो हांगुल हैज़ बीन लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज इन रेड डाटा बुक ऑफ IUNC। तो हांगुल का जो है ये भी उन जानवरों में शुमार किया जाता है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज में पाया जाता है कि जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है। तो हांगुल हैज़ बीन लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978। तो हांगुल को इस कैटेगरी में लाया गया है। एंड इन 2009 द प्रोजेक्ट वाज रिचेरिश्ड एज सेव कश्मीर रेड डियर हांगुल। तो 2009 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका मकसद था सेव कश्मीर रेड डियर हांगुल, कि कश्मीर का जो हांगुल है उसको बचाया जाए। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो है टाइगर प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए। अब इसके बाद हम एग्रीकल्चर की तरफ आते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर का टॉपिक काफ़ी लंबा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें है जो हमें समझनी है। सो एग्रीकल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज 70% पॉपुलेशन जो हमारी है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। एंड एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है ये कंट्रीब्यूट करता है 17% हमारा GDP। जो हमारा GDP है, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसमें 17% प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर से आता है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर 58% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी हमारी लगभग 60% पॉपुलेशन जो है उनको इससे जॉब भी मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। अब साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, जो इंडिया एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और एरिया में भी ये नंबर 7 पे हम आते हैं। तो हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर जो है उसमें जो उसके जो मेन फीचर्स है, पहला फीचर है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज मोस्टली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज फॉर सेल्फ कंजप्शन ओनली, देयर इज नो सरप्लस प्रोडक्शन टू सेल इन द मार्केट। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर उस एग्रीकल्चर को कहते हैं, उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें जो प्रोडक्शन निकलती है वो अपने लिए होती है। इसमें हमारा ये मकसद नहीं होता है कि हम इसको सेल करेंगे, इसको बेचेंगे और इससे हमें पैसा मिलेगा, बल्कि हमारी अपनी नीड जो है उसको पूरा करने के लिए हम इस एग्रीकल्चर का सहारा लेते हैं।
जिसमें जैसे हम कश्मीर में हम देखते हैं चावल, यहाँ पे ज़्यादा लोग चावल के साथ काम करते हैं, तो राइस यहाँ पे प्रोडक्शन निकलती है। तो इसका असल पर्पस ये नहीं होता है कि हम इसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें, बल्कि इसका मकसद होता है हमारी अपनी जो कंजप्शन है उसको पूरा करना। दूसरा होता है कमर्शियल एग्रीकल्चर। इन ए लार्ज स्केल कमर्शियल एग्रीकल्चर इज आल्सो प्रैक्टिस इन इंडिया सच एज प्लांटेशन आसाम, टी प्लांटेशन इन आसाम, कॉफी इन कर्नाटका या कोकोनट इन केरला, या कश्मीर में हम सैफरान की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर। यानी वो एक्टिविटी, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जिसका मकसद होता है पैसा कमाना, कमर्शियल पर्पस, जिसमें हम आसाम की चाय की बात करेंगे या कर्नाटका की कॉफ़ी जो है, इसी तरह केरला के अंदर कोकोनट, या कश्मीर के अंदर केसर वगैरह या एप्पल यहाँ पे निकलते हैं। तो ये कमर्शियल एग्रीकल्चर आता है जिसका पर्पस होता है कि हमें इससे इनकम जनरेट होनी चाहिए। So commercial agriculture is the agriculture practice where large agriculture produce is sold in the market by the farmers for making a profit। तो commercial agriculture हम उस agriculture activity को बोलते हैं जहां पर मैक्सिमम जो प्रोडक्शन निकलता है उसको मार्केट में बेचा जाता है। Since the land resource of India is limited, the pressure of increasing population agriculture increasing day by day। जैसा आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो एरिया है उस हिसाब से हमारा एरिया कम है, इसलिए हमारी एग्रीकल्चर, हमारी ज़मीन के ऊपर काफ़ी दबाव, दिन ब दिन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें मैकेनिकलाइजेशन जो है, जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की, तो उसका पर्पज़ क्या था कि हम चाहते थे हमारी एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, क्योंकि हम अपने लोगों की जो खाने पीने की नीड है उसको पूरा नहीं कर पाते थे। तो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन देयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द यूज़ ऑफ मशीन्स इन फार्म। जब से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को देखा है तब से हमारे एग्रीकल्चर में मशीन्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दिस हैज लेड टू द मैकेनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इससे क्या हुआ, मैकेनिकनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्री, यानी हमने इंडियन एग्रीकल्चर को अब मैकेनिकनाइज किया है। यानी यहाँ पे सिर्फ वो ट्रेडिशनल सिस्टम यूज़ नहीं किया जाता, इसमें अब टेक्नोलॉजी, इसमें अब जो है नई नई चीज़ें यूज़ की जाती है। जैसे हम देखते हैं टिलर यूज़ किया जाता है, या फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, नए नए सीड्स यूज़ किए जाते हैं, या इसमें जो है लोग जो है आजकल, आप कश्मीर की अगर बात करें, आप देखिए हम जो एप्पल के आजकल बाग लगाते हैं, पहले इंसान क्या करता था, कहीं पर भी एप्पल का दरख्त लगा के वो खुद ही तैयार होता था, लेकिन आजकल हम वो जो नया सिस्टम आ गया है कि अब वहाँ पे हमें एप्पल का पेड़ लगाने से पहले वहाँ पे हमें ट्यूबवेल लगाना पड़ता है, फिर उसमें पानी लगाना, नल का लगाना पड़ता है। तो ये मैकेनाइजेशन होता है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश जो भी है, तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये सारा जो है मैकेनाइज किया गया, टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पे होता है, जिससे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में देखा। अच्छा, मानसून डिपेंडेंट। ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज 2/3 ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज स्टिल डिपेंड ऑन मानसून रेन्स। हालांकि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन तो लाया कुछ स्टेट्स के अंदर, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इंडिया में आज भी ऐसी है जो डिपेंड है मानसून के ऊपर। अगर ऊपर से बारिश गिरेगी तब जाके वहाँ पे कुछ निकलेगा। Variety of crops due to presence of different types of topography, diverse soil, like different types, हमारी soil है, इंडिया की जो soil है ये different types होती है, ओलोवली, रेड, ब्लैक, कॉटन सॉइल वगैरह है। तो इस वजह से हमारा जो क्लाइमेट भी है वो भी डिफरेंट है। तो दैट इज़ वाई कि हमें डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स को यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे हिली एरियाज जो है वहाँ पे ज़्यादा टी कल्टिवेशन होती है, इसी तरह प्लेन्स में जाएंगे तो वहाँ पे राइस कल्टिवेशन होती है। तो एरिया वाइज भी हम देखते हैं कि हर जगह डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट चीज़ें जो है तैयार की जाती है और डिफरेंट क्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, प्रिडोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स। In order to feed a large population, predominance of subsistence agriculture, food crops are mainly grown in order to keep the food security demand of the huge Indian population। जैसा कि आपको पता है इंडियन की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उनकी डिमांड क्या है कि उनको अक्सर लोग यहाँ पे या तो रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, इसलिए पहला हमारा फोकस होता है, पहला हमारा किसान चाहता है कि इसी चीज़ को वो प्रोड्यूस करे, यानी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जिस वजह से हमारी जो खाने पीने की नीड है पहले हम उसको पूरा करने के लिए काम करते हैं, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उससे हमारा फिर जो है उसको हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। अच्छा, आज आप सुन रहे हैं सभी लोग? जी सर। ओके। अच्छा, यस सर। Arable land, both net sown area, fallen land से included under this category। fallen land यानी जो लैंड के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, जैसे अरेबियन लैंड है या फॉलो लैंड है या बैरन लैंड है, तो ये बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स यूज किए जाते हैं कि किस ज़मीन के अंदर कौन सा क्रॉप आप कल्टीवेट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम जाएंगे, देयर आर 3 डिफरेंट क्रॉप सीजन इन आवर कंट्री। हमारे इंडिया के अंदर जो है 3 किस्म के क्रॉप सीजन होते हैं जो अक्सर हम यूज़ करते हैं, जैसे खरीफ सीजन होता है, रबी क्रॉप्स होते हैं या रबी और होता है ज़ैद सीजन। तो ये 3 सीजन है। तो खरीफ सीजन क्या होता है?
द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन रिक्वायर्ड अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर। खरीफ सीजन वो सीजन होता है जिसमें जो चीज़ें, जो क्रॉप आप ज़मीन में डालते हैं, जो बीज आप ज़मीन में डालते हैं, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। दस द सोइंग ऑफ खरीफ क्रॉप इज लार्जली कॉन्सर्न इन द आंसर ऑन द साउथ वेस्ट मानसून। इसलिए ये जो है ज़्यादा डिपेंड होता है मानसून के ऊपर। तो ये तो खरीफ क्रॉप। दूसरा होता है रबी क्रॉप। द सोविंग ऑफ रबी क्रॉप इज बिगिन विद द ऑनसेट ऑफ विंटर इन अक्टूबर नवंबर एंड द हार्वेस्टिंग इज डन इन मार्च अप्रैल। द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल होली कैन बी रिलेटेड टू गुड हार्वेस्टिंग इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। तो रबी क्रॉप्स वो होता है जिसमें हमें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये ज़्यादा विंटर में यूज़ किया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। तो हाँ, अक्सर हम होली का फेस्टिवल जो मनाते हैं वो इसी हार्वेस्टिंग सीजन, अब मार्च अप्रैल में, इसी के लिए खुशी का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो तीसरा होता है ज़ैद सीजन। It is a short duration summer cropping season beginning after harvesting of rabi crops, the cultivation of watermelons, जैसे हम कहते हैं वेजिटेबल्स फॉडर। यानी जो रबी और खरीफ के बीच में जो सीजन आता है उसको हम ज़ैद सीजन बोलते हैं, जो शॉर्ट टर्म होता है जिसमें अक्सर ये सब्जियां वगैरह तैयार की जाती है। अब ये रबी क्रॉप जो है इनका टाइम होता है, और कौन कौन से हम रबी क्रॉप्स में कौन कौन से चीज़ें आती है। रबी क्रॉप्स का मंथ जो होता है वो अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक होता है। इसमें जो क्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं वो वेट होता है, बैरली होता है, ग्राम होता है, पीज होता है, मस्टर्ड या पोटैटोज होते हैं। इनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। कभी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए फॉर एग्जाम्पल पोटैटो कौन सा क्रॉप है, या ये रबी क्रॉप्स का सीजन क्या है। इसी तरह खरीफ क्रॉप्स की हम बात करें, ये जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक आता है। इसमें ज़्यादा राइस, ज्वार, बाजरा, मेज़, ग्राउंड नट, कॉटन, रागी, ये चीज़ें, ऑयल सीड्स वगैरह जो है तैयार की जाती है। इसी तरह ज़ैद क्रॉप्स की हम बात करें तो वहाँ पे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कोकुम्बर, ये जो सब्जियां वेजिटेबल्स वगैरह होती है वो, क्योंकि इनको काफ़ी कम टाइम लगता है तो इसको इस कैटेगरी में डाला गया है। तो ये 3 सीजन हमारे इंडिया के अंदर क्रॉप्स के हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ओके। अलाइड सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ जी, एग्रीकल्चर जो हमारा है इसके बहुत सारे अलग अलग सेक्टर बनाए गए, क्योंकि एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं उसको कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। क्योंकि एग्रीकल्चर का सिर्फ इतना पर्पस नहीं है कि वहाँ से जो चीज़ निकलेगी वो हम खाएंगे, बल्कि इसका असल पर्पस होता है हमारी इकोनॉमी जनरेट हो जाए, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमारा ज़्यादा GDP जो है, हमारा ज़्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड होता है। और आजकल आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारी स्कीम उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है कि फिर से वो रिवाइव करते हैं इस एग्रीकल्चर सेक्टर को। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाए ताकि इनको वहाँ पे जॉब मिलेगा, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर उतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है जो सभी लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सके। और अब हमने ये भी रियलाइज़ किया है कि एग्रीकल्चर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कितना भी टेक्नोलॉजी में आगे जाए, लेकिन जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं ना उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लोगों को तो खाना रोटी तो हमेशा खानी है, कितना भी अमीर इंसान हो जाए रोटी तो खानी है। ये रोटी ज़मीन से आएगी, इसलिए एग्रीकल्चर के ऊपर आजकल गवर्नमेंट काफ़ी तवज्जो दे रही है और इसको बहुत सारे सेक्टर्स बनाए गए हैं। बिकॉज द इकोनॉमिक सेक्टर दैट डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन वेरियस वेज एंड विच अफेक्ट्स द आउटकम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज रेफर्ड टू एज एलाइड सेक्टर्स। तो एलाइड सेक्टर हम किसको बोलते हैं? एग्रीकल्चर का वो सेक्टर जहां से हमारी इकोनॉमी जो है डिपेंड होती है, जिसपे हमारी इकोनॉमी डिपेंड होती है। So the sector which deals with the crop production and livestock of natural resources is the agriculture department. तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो इन चीज़ों को देखता है, उसके लिए डिपार्टमेंट ही बनाया गया है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बनाई गई है जो इन चीज़ों को देखती है। द इम्पॉर्टेंट allied sectors of agriculture include horticulture, animal husbandry, fishery, soil and water conservation, poultry, dairy farming, agriculture marketing, milk fed, financial institute and social forestry। ये कुछ सेक्टर्स है इंपॉर्टेंट हमारे एग्रीकल्चर के। अब इन allied सेक्टर्स की अगर हम बात करें, एक हमारा सेक्टर है allied सेक्टर्स एग्रीकल्चर, जिसको हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं। तो सिल्वीकल्चर क्या होता है? इट इज़ द ग्रोइंग एंड कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज। यानी जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज की कल्टीवेशन करना, ट्रीज को ग्रो करना, इसको हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं। इसी तरह दूसरा है सीरीकल्चर। इट इज अबाउट द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क फॉर इंडस्ट्री। जो हमारा सिल्क जो निकलता है, इसको भी एक सेक्टर है जहां से हमारी ये सिल्क वॉर्म्स होते हैं, वो एक कीड़ा होता है, उसको तैयार किया जाता है और फिर उसी से सिल्क निकलता है, इसको सीरीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर, ये तो बड़ा फेमस है कश्मीर के अंदर। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स। जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, इस सेक्टर को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसी तरह एक सेक्टर है पिस्कीकल्चर। पिस्कीकल्चर यानी इट इज द फार्मिंग ऑफ फिश, है ना, जो हमारे फिशेस है इनकी फार्मिंग बढ़ाना, इसको पिस्कीकल्चर बोलते हैं। इसी तरह एपीकल्चर है। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ हनी बी।
है ना, जो हमारा ये जो हनी निकलता है मार्च वगैरह, तो इस सेक्टर को हम एपीकल्चर बोलते हैं। अच्छा, ओलिरिकल्चर यानी इट डील्स विद ग्रोइंग ऑफ नॉन वुडी प्लांट्स एज वेजिटेबल फॉर फूड, यानी ये नॉन वुडी प्लांट्स एज वेजिटेबल्स फॉर फूड, जिस तरह हमारी जो वेजिटेबल्स है, इस यानी वेजिटेबल सेक्टर को जो है हम ओलिकल्चर बोलते हैं। इसी तरह वेटिकल्चर एक सेक्टर है अलाइड, इट इज द प्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ ग्रेप्स, जो हमारे ग्रेप्स की डिफरेंट वेराइटीज है उनकी प्रोडक्शन को हम विटिकल्चर बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर कश्मीर में बड़ा आजकल है सीजन, तो आप देखते हैं कि हमने जो ये रिसेंटली टुलिप गार्डन भी शुरू हुआ है, तो ये फ्लोरिकल्चर है। किस तरह से, यानी पहले ये जो फ्लावर हम लगाते थे अपने टेस्ट के हिसाब से लगाते, लेकिन अब आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। आप देखिए कश्मीर में ये जो टुलिप गार्डन अब खोल दिया गया है, तो कितनी इनकम जनरेट होती है। सो इट इज कंसर्न्ड विद द कल्टिवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर गार्डन्स, जो आजकल बागों का सीजन है, बागों में लगाते हैं, पार्क्स में लगाते हैं, तो इसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। इसी तरह आर्बोरिकल्चर, इट इज अ डिसिप्लिन फॉर द कल्टिवेशन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज, शर्ब्स एंड स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स, जो हमारे जो है बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हमारे हैं, बहुत सारे ट्रीज लोग लगाते हैं खुशबू के लिए, या कुछ चीज़ें जो है एलोवेरा वगैरह इस टाइप की, इनको आर्बिकल्चर बोलते हैं। इसी तरह एरोपोनिक्स, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन एयर मिस्ट एनवायरमेंट विदाउट द यूज ऑफ सॉइल और एन एग्रीगेट मीडियम, यानी आजकल एक नया सीजन आ गया है कि अब लोग ज़मीन के अंदर पौधा नहीं लगाते, बल्कि जो हमारे गमले वगैरह होते हैं उन्हीं में जो है सॉइल वगैरह डाल के वहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करते हैं। यानी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली ज़मीन के अंदर कोई चीज़ लगा दो, इस नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जो बॉक्सेस वगैरह बनाए जाते हैं उनमें इस चीज़ को किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स, इट इज़ द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स यूजिंग मिनरल्स न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इन वाटर विदाउट सॉइल, तो प्लांट्स को ग्रो करना मिनरल्स, जिसमें हम देखते हैं कि वाटर विदाउट सॉइल, यानी सॉइल के बगैर वाटर के अंदर की इनको पाया यानी अलग अलग चीज़ें बनाई गई है। जियोपोनिक्स, इट रेफर द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन द नॉर्मल सॉइल में। तो ये कुछ सेक्टर्स है एग्रीकल्चर के, जिनमें जो है आजकल रिसर्च की जाती है, साइंटिस्ट्स भी काम करते हैं, गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है, और इससे हमारी जो है इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो गई है। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं पे अब कंक्लूड हम करेंगे।